हैं। तो आज चर्चा करते हैं वापस नवग्रहों की। कल हम 2-3 चीज़ों पे बात कर रहे थे, राशियों के स्वभाव पर और राशियों पर। आज 2 चीज़ें समझते हैं, ग्रहों का गुण, स्वरूप, स्वभाव, और उसके पहले हम समझते हैं ग्रह की दृष्टियाँ। तो कमल कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, थोड़ा लेटो। अब जब हम 2-3 चीज़ें समझेंगे, सबसे पहले किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्रह अपने सामने देखता है। अनम्यूट कर लीजिए, आप लोगों की तरफ से शोर आता है थोड़ा, ठीक है। तो कोई भी ग्रह अपने सामने देखेगा ही देखेगा। कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं। होता है ना, कुछ लोग सीधे होते हैं, वो सामने देखते हैं। कुछ लोग टेढ़े होते हैं, वो अपने दाएं देख लेते हैं, बाएं देख लेते हैं, तिरछी नज़र से देख लेते हैं। कुछ पलकें ऊपर करके वहाँ भी आइडिया लगा लेते हैं उनके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जिस ग्रह की जैसी क्षमता होती है, वह उस तरीके से अपनी क्षमताओं के अनुसार दृष्टि कर लेता है। अब पहले हम लिख लें ग्रह और उनकी दृष्टियाँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। हम ग्रहों को इसी क्रम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यही दशा का क्रम है। तो आपके दिमाग में जब आप ये देखेंगे कि शनि, तो शनि के बाद आपको रहेगा बुध। कल जब हम महादशाएं पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग में दशा क्रम के लिए ग्रहों का जो क्रम हम लिखा रहे हैं, इसी क्रम से ग्रहों की दशाएं आती हैं। अगर किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है तो उसके बाद मंगल की दशा आएगी। चंद्रमा के बाद कौन सा ग्रह? मंगल। मंगल के बाद कौन सा? राहु। राहु के बाद कौन सा? गुरु। तो ये क्रम हम अपने यहाँ दृष्टियों में इसी क्रम का यूज करेंगे। हालांकि इसको पढ़ाते नहीं है इस क्रम से, लेकिन मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि हम जब भी किसी ग्रह का प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। अब सूर्य के सामने लिख दीजिए दृष्टि 7th। सूर्य की 7वीं दृष्टि। सभी ग्रहों की 7 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं दृष्टि होती है, यानी वह अपने जस्ट सामने देखता है। अगर लग्न में सूर्य बैठा है तो वो सप्तम पर दृष्टि डालेगा, द्वादश बैठा है तो छठे भाव पर दृष्टि डालेगा, यानी 180 डिग्री जहाँ बैठा है वहाँ से 180 डिग्री के कोण पर वह सीधे देखेगा। तो सभी ग्रहों की 7th दृष्टि होती ही होती है, ये लिख लीजिए, ठीक है। सबके सामने पहली दृष्टि डाल दीजिए 7th। अब आइए, चंद्रमा को कोई अतिरिक्त दृष्टि नहीं दी गई, सूर्य को कोई अतिरिक्त दृष्टि नहीं दी गई, मंगल को 4 और 8, इनको कई जगह ना एक पाद दृष्टि और द्विपाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि भी कहते हैं। एक पाद दृष्टि का मतलब है कि वो चौथा भी देखता है, फिर 7वां देखता है, फिर 8वां देखता है। तो हम पाद में न जाके ये मान लें कि इनको 2 दृष्टियाँ, चूँकि मंगल सेनापति है तो उसे पहली दृष्टि चौथे घर पे, यानी उसको नज़दीक देखना होगा, ठीक है। फिर उसको 180 डिग्री के बाद भी 30 डिग्री और 210 डिग्री फिर देखना पड़ेगा 8वें हाउस को। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं, 8वीं और चौथी, ठीक है। इसके बाद मंगल के बाद आता है राहु, तो राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये आपने लिख लिया। फिर इसके बाद राहु के बाद आएगा गुरु, तो गुरु की 5वीं, गुरु चूँकि मंत्री है, मंत्री अगर अगल बगल देखने वाला नहीं होगा, छचौक नहीं होगा तो राज्य कैसे चलाएगा, तो इसलिए गुरु की भी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु जहाँ बैठा है, और गुरु की दृष्टि के आगे शुभ लिख लेना। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ अच्छा होता है, जहाँ गुरु बैठता है वहाँ खराब करता है, ठीक है। एक नॉर्मल सा सिद्धांत है, लेकिन यहाँ हम केवल अभी दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं। तो दृष्टि की चर्चा का मतलब है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु की होती है। गुरु के बाद फिर हम आते हैं शनि महाराज पर, और शनि की जो दृष्टियाँ हैं वह 3री, 7वीं और 10वीं
ये तीनों दृष्टियां शनि की होती हैं। तो आप जब शनि की दृष्टि की चर्चा करेंगे तो 3, 7, 10, और शनि की दृष्टि के बारे में तो आप सबने जाना ही है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं बुध। बुध केवल सप्तम 7वीं दृष्टि होगी। बुध के बाद केतु आते हैं। केतु और राहु सिमिलर प्लैनेट है, एक जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन राहु के लिए कहते हैं शनि के अनुसार फल करता है और केतु मंगल के सदृश फल करता है। तो केतु की भी 5, 7, 9। अब आते हैं केतु के बाद आखिरी ग्रह शुक्र। शुक्र की 7वीं दृष्टि। तो ये ग्रहों की दृष्टियां भी आप रख लीजिए। अब आज हम केवल 2 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य को नवग्रह मंडल के अंदर राजा कहा जाता है। आप लिख लीजिए ग्रह, पद, ठीक है, ग्रह और पद। आगे तत्व लिख लीजिए, ठीक है। तीन चीजें लिख लीजिए अभी, केवल बहुत सरल तरीके से लेंगे जिससे आपको सीखने में और समझने में दिक्कत नहीं आए। अब सूर्य सौर मंडल के अंदर राजा है। चंद्रमा को रानी भी कहा जाता है, ठीक है, और स्त्री कारक ग्रह है। इसके बाद मंगल, उसको राज्य पद में सेनापति। मंगल के बाद राहु, इसको छाया ग्रह कहा जाता है, तो इनको चांडाल ही कहा जाता है, इसलिए इनको नवग्रह मंडल में कोई विशिष्ट पद नहीं दिया गया है क्योंकि यह छाया ग्रह हैं। मंगल के राहु के बाद आएगा गुरु। गुरु को मंत्री, पुरोहित, ठीक, और इसके बाद गुरु के बाद आएंगे शनि, न्यायाधीश और सेवक। कई जगह खुफिया अन्वेषण या खनन का कार्य करने वाला, ठीक है, ये भी एक पद है विशिष्ट। अगर कोई खुफिया अधिकारी है या खनन का कोई विशेषज्ञ है तो उसको भी हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। शनि के बाद बुध, ठीक है। अब बुध हमेशा व्यापार का कारक रहता है, बुद्धि का कारक है, लेकिन नवग्रह मंडल में इसको राजकुमार कहा जाता है। बुध से को बहुत गंभीर पद के लिए नहीं माना जाता, इसीलिए बुध को हम राजकुमार कहते हैं और बुध राजकुमार की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और बुध के बाद फिर आ गया केतु। केतु और राहु बराबर है, जैसा व्यवहार राहु का वैसा ही केतु का रहता है। उसके बाद शुक्र। शुक्र को स्त्री कारक ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लेकिन स्त्री कारक होने के अलावा शुक्र का एक गुण और अच्छा है कि शुक्र राजपुरोहित है, ठीक है, मंत्री है और सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य इन सबको प्रदान करता है, तो इसलिए शुक्र को स्त्री कारक ग्रह ही कहेंगे, ठीक है। तो ये ग्रहों के पद आप जोड़ लीजिए और इसमें शुक्र के सामने मंत्री लगा दीजिएगा। कई जगह लोग इसको शुक्राचार्य कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी हमने 2-3 चीज़ों पे काम किया। पहला, हमने ग्रहों की दृष्टियां समझ ली कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां पाराशर जी ने प्रदान की हैं, उनको प्राप्त हुई हैं, उनकी चर्चा की है। इसमें मंगल को 4वीं और 8वीं दृष्टि, राहु को 5वीं और 9वीं, गुरु को 5वीं और 9वीं, केतु को 5वीं और 9वीं, शनि को 3री और 10वीं दृष्टि प्रदान की है। तो ये दृष्टियां कब, जब हम फलित करेंगे तब हमारे काम में आएंगी। तो फिलहाल इतना। अब आते हैं ग्रहों के गुण स्वरूप और स्वभाव पर, जिस पर हमने कल राशियों के गुण स्वरूप स्वभाव की चर्चा की थी। आज हम ग्रहों के गुण स्वरूप और स्वभाव की चर्चा करते हैं। आप सब भी अपने विचार रख सकते हैं, हम भी आपसे पूछेंगे।
सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य से जीवन होता है, सूर्य राजा है। तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार सूर्य है। चिकित्सा का स्वामी सूर्य है। कई जगह विद्या के लिए भी सूर्य को देखते हैं या चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के लिए भी सूर्य का विचार करते हैं। जब भी युद्ध की बात होगी, राज्य की बात होगी, राजा की बात होगी, राज्य शासन से संबंधित कार्य की बात होगी, यानी कोई अगर पूछ रहा है आपसे सरकारी नौकरी है कि नहीं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन है कि नहीं, आपको पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों की जब भी हम चर्चा करेंगे तो हम उसका विचार सूर्य से करेंगे। सूर्य पराक्रमी, गंभीर, सत्वगुणी, चौड़ा शरीर, कभी कभी वर्ण कुछ लोग श्याम बोलते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर तांबे जैसा या शहद जैसा कलर बताते हैं। जिसका सूर्य मजबूत होगा उसकी आंखें हल्की से शहद जैसे कलर की होगी, जिनको भूरापन सी हल्का सा कहते हैं। पुरुष ग्रह है, क्रूर ग्रह है। सूर्य राजा हमेशा क्रूर होता है, इसलिए सूर्य को क्रूर माना जाता है। अग्नि तत्व का कारक है और पूर्व दिशा का स्वामी है। ठीक है। ऊंचे वृक्ष, कठोरता, सोना, तामा धातु, खासकर तामा पर इसका अधिकार माना जाता है। सूर्य से तेज, बल, आत्मा, पिता, आरोग्य, शक्ति, हवन, देवस्थान, भगवान शिव की पूजा आदि इत्यादि का कर्म भी हम भगवान शिव की पूजा या विष्णु की पूजा, विशेष पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा, शुभ फल, राज सेवा, प्रकाश, तीक्ष्णता, उत्साह, शक्ति, जीवन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार हम सूर्य से करेंगे। कभी कभी सिर दर्द का विचार भी सूर्य से होता है। अगर सूर्य किसी का अशुभ है तो वो सिर में दर्द देता है। तो सिर दर्द की बीमारियों में मस्तिष्क का दर्द आदि रोग, अतिसार, ठीक है, देव, ब्राह्मण, राजा, राजसेवक से पीड़ा या कष्ट, कोर्ट केस, राज्य के द्वारा कोई पीड़ा हो गई, सरकार ने सस्पेंड कर दिया, कोई कानून ले आई, तो इन सारी चीज़ों का विचार हम सूर्य से करेंगे। कई बार सूर्य को एक जगह हम और छोड़ते हैं, पर सिर्फ प्रशासनिक सेवा नहीं, आजकल प्राइवेट सेक्टर है तो सूर्य बुध ज़्यादातर साथ में रहते हैं। तो मैनेजमेंट या ऑपरेशन हेड, अगर कोई पूछ रहा है कि आप क्या नौकरी कर रहे होंगे, तो वहाँ हम सूर्य का विचार वहाँ भी करेंगे। अगर सूर्य आपका उच्च का है, बली है, तो राजनीति में उच्च पद देगा, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उच्च पद देगा, विशेष यश देगा, प्रतिष्ठा देगा। ठीक है। तो जब भी कोई यश, प्रतिष्ठा, राज्य पद, पिता, पैतृक संपत्ति, मस्तिष्क का दर्द, इन सब का विचार करेगा तो उसके लिए हम सूर्य के ग्रह को विशेष तौर पर देखेंगे। सूर्य के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ। सूर्य अपने समीप की चीजों को जला देता है, बहुत क्रूर है। राजा के समीप कोई नहीं बैठता, राजा हमेशा अकेला बैठता है। रानी कितनी भी प्रभावशाली हो, अगर राजा बैठा है, राज्य का अधिकार है, तो रानी का प्रभाव कम हो जाता है, या राजा की रानी बनने के बाद ही उसके पास पावर आती है। ठीक है। तो सूर्य से ज़्यादा बलशाली कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए जिसका सूर्य बहुत पराक्रमी होगा, बहुत बलवान होगा, योगकारी होगा, वो लगन में बैठ गया, सप्तम में बैठ गया या द्वादश भाव में बैठ गया, तो उनके पत्नी के सुख को कम कर देता है या उसके जीवन में फीमेल पार्टनर को कम कर देता है। ठीक है। तो ये